नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस में प्रथम प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। दमा श्वास संबंधी समस्या के लक्षण क्या होते हैं? उत्तर है, इस समस्या के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला पॉइंट है, बालक को एलर्जी के कारण श्वास लेने में दोस्तों कठिनाई होती है। अगला पॉइंट है, बालक का अधिक श्वास खींचने के कारण पीला पड़ जाना। जब बालक श्वास संबंधी या दमा संबंधी समस्या से ग्रस्त होता है, वह बालक तेजी से सांस लेता है और तेजी से सांस छोड़ता है, जिसके कारण बालक का शरीर जो होता है वह पीला पड़ता है। तीसरा पॉइंट है, दमा धूल या पौधों के परागकणों के द्वारा एलर्जी के कारण होता है। देखिए दोस्तों, जो बालक दमा रोगी होता है, जो बालक श्वास संबंधी समस्याओं से ग्रसित होता है, यदि उसे अधिकतर धूल वाले एरिया में लेके जाया जाए तो दोस्तों ऐसे बालक को श्वास संबंधी समस्या अधिक हो जाती है। वह अधिकतर खांसने लगते हैं या दोस्तों उनकी धड़कन बहुत तेज हो जाती है। चौथा पॉइंट है, यह शारीरिक कार्य की अधिकता तथा भावनात्मक प्रतिक्रिया स्वरूप भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, जो बालक दमा के रोगी होते हैं वह अधिकतर शारीरिक कार्य नहीं कर सकते। उनको यदि अधिकतर दौड़ा दिया जाए तो वह बहुत ज़्यादा हाँफने लगते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपके सामने, बालक के अस्थि जोड़ों की पीड़ा। देखिए दोस्तों, अस्थि जोड़ों की जो पीड़ा होती है इसे दोस्तों संधिवात कहते हैं, जिसे हम गांव में गठिया बतास रोग कहते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर है आपके सामने, इस रोग से प्रभावित बालक की त्वचा पर दाने निकल आते हैं, आंखें लाल हो जाती है तथा आंखों के आसपास सूजन आ जाती है। इससे बालक के शारीरिक विकास में बाधा आती है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह बीमारी बालक के शरीर में अस्थि जोड़ों पर विपरीत प्रभाव डालती है। इसके प्रभाव बालक की लंबाई पर भी पड़ सकते हैं तथा वह नाटा अथवा बौने कद की हो सकते हैं। इस रोग के प्रभाव से हाथ की उंगलियों, कलाई, कोहनी, घुटने, कुल्हे तथा पैरों के निचले भाग में पीड़ा होती है। अस्थि जोड़ों में भारीपन आ जाता है तथा कार्य करना कष्टदायक, पीड़ायुक्त तथा कठिन हो जाता है। जोड़ों के दर्द संबंधी संधिवात जिसे दोस्तों बोलते हैं, जिसे हम गठिया बदास कहते हैं, रोग शरीर के विभिन्न टिश्यू का निरंतर संक्रमण इन्फेक्शन के कारण होता है। औषधियों तथा व्यायाम के द्वारा इस रोग के परिणाम को कम किया जा सकता है। इस बीमारी के संदर्भ में भी अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो बालक जो होता है, जो अस्थि जोड़ों से संबंधित पीड़ा से ग्रस्त होता है, ऐसे बालकों में देखिए दोस्तों जो उनके जॉइंट्स होते हैं, फिंगर्स, अंगुलियों के जॉइंट्स होते हैं, घुटनों के जॉइंट्स होते हैं, इनमें दोस्तों बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है और दोस्तों थोड़ा थोड़ा सूजन भी होता है। और जब ठंडी का मौसम आता है तो यह दर्द और अधिक बढ़ जाती है। और अधिकतर दोस्तों जब पूर्वा हवा बहती है, जैसे पूरब से पश्चिम की तरफ जब हवा बहती है, जो ठंडी हवाएं समुद्र के तल से होकर उत्तर भारत पश्चिम में पहुंचती हैं, तो दोस्तों यह ठंडी हवाएं अस्थि जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचाती हैं। अस्थि जोड़ों से संबंधित समस्या को दोस्तों हम संधिवात कहते हैं। इसी संधिवात को गांव की भाषा में गठिया बतास का रोग कहते हैं। और दोस्तों जब यह बालक, जो छोटा बालक है, जब यह समस्या ऐसे बालकों में हो जाती है तो वह बालक नाटा या बौने कद का होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है आपके सामने, अपवंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? उत्तर है, अपवंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए, जिसे सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से कर रही हैं। पहला पॉइंट है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के बच्चों की पढ़ाई चलाए रहने के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं, लेकिन इसकी धनराशि में बढ़ोतरी व वितरण व्यवस्था को और व्यवहारिक बनाया जाए। देखिए दोस्तों, जो अपवंचित वर्ग के बालक हैं, जो विद्यालय में जाने के लिए असमर्थ हैं, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के बालक हैं, इनको पढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाए, छात्रवृत्तियाँ दी जाए। दूसरा पॉइंट है, बच्चों की पहुँच क्षेत्र में विद्यालय खोले जाएँ। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक 1 किमी के क्षेत्र में विद्यालय खोले गए हैं। देखिए दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गांव में 1 किलोमीटर के अंतर्गत एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए और ऐसे विद्यालय खोले गए हैं जिसमें प्रत्येक बच्चों के पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, विद्यालय शिक्षण सामग्री व पाठ्य पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्ध कराई जाए। देखिए दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार या सरकारी स्कूलों में
विद्यालय की तरफ से मुफ्त पुस्तक छात्रों को प्रदान की जाए ताकि छात्र आसानी से पढ़ सकें। और चौथा पॉइंट है निष्ठावान समाजसेवी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, जो बालकों के, जो अपवंचित वर्ग के बालक हैं, ऐसे बालकों की देखरेख करें, उन्हें विद्यालय तक पहुंचाएं और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, श्रवण बाधित बच्चों के प्रति अध्यापक का उत्तरदायित्व कैसा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, श्रवण बाधित का मतलब होता है सुनने में कठिनाई उत्पन्न होना या सुनाई न देना। श्रवण का मतलब होता है सुनना। पहला पॉइंट है बालकों की व्यवहारिकता में सुधार लाना। दूसरा पॉइंट है बाधिता के क्षेत्र में व्यापक निर्देशन देना। देखिए दोस्तों, जब बालक श्रवण बाधित होता है तो उसके क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की योग्य बातें होती हैं। जो बालक कम श्रवण बाधित होते हैं, ऐसे बालकों को मशीनों की सहायता से, सुनने वाली मशीनों का यंत्र लगाकर उसे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। तीसरा पॉइंट है बाधिता की समय समय पर जाँच करना। जो बालक श्रवण बाधित से ग्रस्त हैं, ऐसे बालकों को समय समय पर जाँच की जाए कि उनकी श्रवण शक्ति में कितनी वृद्धि हो रही है, कितना उनको कम सुनाई दे रहा है। अगला पॉइंट है श्रवण सहयोग की तकनीकों का प्रयोग करना। श्रवण सहयोग की तकनीकों का प्रयोग करना का मतलब है सुनाई देने वाले यंत्रों का प्रयोग करना ताकि बालक आसानी से सुन सकें। अगला प्रश्न आपके सामने, दृष्टिबाधित बालकों के प्रति संसाधन अध्यापक का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। उत्तर है उनके अध्यापन में जुटे अध्यापकों का सहयोग करना। देखिए दोस्तों, जो संसाधन अध्यापक होते हैं यह अलग प्रकार के होते हैं और जो अध्यापक होते हैं यह दोस्तों अलग प्रकार के होते हैं। जो अध्यापक होते हैं वो शिक्षक को पढ़ाते हैं, जो संसाधन अध्यापक होते हैं वह उनकी सहायता करते हैं ताकि जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, जो श्रवण बाधित बालक होते हैं, उनकी सहायता की जा सके। दूसरा पॉइंट है CCTV का प्रयोग करके अल्प दृष्टि बालकों को सिखाना। अगला पॉइंट है, देखिए दोस्तों, CCTV का प्रयोग करके जब अल्प दृष्टि, जो कम दृष्टि बाधित बालक है, ऐसे बालकों को सिखाया जाता है ताकि वह अच्छे से देख सके, वह सुन भी सकें। CCTV के माध्यम से दोस्तों क्या होता है कि बालक जो होते हैं वह सुनाई भी देता है उनको और दिखाई भी देता है। तीसरा पॉइंट है अध्यापकों तथा अभिभावकों द्वारा मिलजुल कर कार्य करना। चौथा पॉइंट है ऐसे बालकों की पहचान करना जो बालक दृष्टिबाधित हो कक्षा में। पाँचवा पॉइंट है वैयक्तिक अनुदेशन की व्यवस्था करना। देखिए दोस्तों, अनुदेशन का मतलब होता है निर्देशन। छठवां पॉइंट है स्पर्श तकनीकों के जरिए पढ़ाना। जब बालक दोस्तों पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित होगा तो उसे स्पर्श तकनीकी की सहायता से, स्पर्श युक्ति की सहायता से पढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अधिगम असमर्थ बालकों के प्रति संसाधन अध्यापक का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। उत्तर है दोस्तों, पहला पॉइंट है इस प्रकार के बच्चों में सामाजिक कौशल को विकसित करना। जो बालक अधिगम असमर्थ बालक होते हैं, जिनकी सीखने की क्षमता दोस्तों कम होती है, ऐसे बालकों को अधिगम असमर्थ बालक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इन बच्चों के लिए परामर्श सेवाओं का प्रावधान करना। तीसरा पॉइंट है अध्यापक द्वारा उन सहायक सामग्री का प्रयोग करना जो सरल तथा प्रेरणा देने वाली हो। देखिए दोस्तों, जो बालक पढ़ने में कमज़ोर हैं, अधिगम करने में असमर्थ या सीखने में असमर्थ या कमज़ोर बालक हैं, ऐसे बालकों को दोस्तों सहायक सामग्री के द्वारा पढ़ाया जा सके ताकि बालक पढ़ने के प्रति आकर्षित हो और वह चीज़ों को जल्दी समझ सकें। अब दोस्तों चौथा पॉइंट है आपके सामने, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी निरीक्षण करना तथा अनुसरण करना आदि के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना। देखिए दोस्तों, बच्चों के स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होते हैं पढ़ने के लिए। स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ मन में, स्वस्थ बच्चों को अधिगम कराया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, समृद्धि कौशल का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए। उत्तर है दोस्तों, अध्यापक का विकास व्यक्तित्व, अध्यापन विधियों, अध्यापन कौशल पर निर्भर करता है। कौशल एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। किसी भी विषय के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्यापक विभिन्न कौशलों को अपनाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण और अधिगम को रुचिकर तथा प्रभावी बनाता है। देखिए दोस्तों, जब जो शिक्षक होता है कक्षा में विभिन्न कौशलों के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाता है, बालक की योग्यता क्षमता के अनुरूप वह देखकर विभिन्न कौशलों का अलग अलग समय पर प्रयोग करके पढ़ाता है तो बालक जल्दी सीखते हैं, जिसे दोस्तों समृद्ध कौशल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें आगे है शिक्षण कौशल अध्यापक के उस व्यवहार समूह को कहते हैं जो छात्र अध्यापकों में वांछित परिवर्तन लाने में विशेष रूप से प्रभावशाली सिद्ध होता है। देखिए दोस्तों, जो शिक्षण कौशल अध्यापक जो प्रयोग करते हैं वह बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए करते हैं। देखिए दोस्तों, अधिगम किसे कहते हैं, बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम अधिगम कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगली परिभाषा है मैकई, नेटेयर तथा वाइट के अनुसार शिक्षण कौशल संबंधी शिक्षण व्यवहारों का समूह है जो विशिष्ट
प्रकार की कक्षीय अंतःक्रिया स्थितियों को उत्पन्न करता है जिनसे विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सुगमता होती है। देखिए दोस्तों, शिक्षण कौशल के द्वारा जो पाठ्यक्रम होता है उसे सरल से सरल बनाकर बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है ताकि बालक अधिकतर अधिगम कर सके कम समय में। अगला प्रश्न है आपके सामने, उद्दीपन परिवर्तन कौशल किसे कहते हैं? उत्तर है उद्दीपन परिवर्तन कौशल इस सिद्धांत पर आधारित है कि उद्दीपन में परिवर्तन ध्यान को आकर्षित करना है, यह विद्यार्थी की अधिगम में रुचि उत्पन्न करता है। देखिए दोस्तों, उद्दीपन परिवर्तन के द्वारा विद्यार्थियों को आकर्षित किया जाता है ताकि उनके अधिगम स्तर को बढ़ाया जा सके। विभिन्न उद्दीपकों को प्रस्तुत किया जाता है, विद्यार्थियों के सामने विभिन्न सहायक सामग्रियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। विद्यार्थियों के सामने जो शिक्षक होता है वह विभिन्न सहायक सामग्रियों के द्वारा बालक को आकर्षित करता है, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है। अब देखिए दोस्तों, आगे है, प्रायः देखा गया है कि एक उद्दीपन पर ज़्यादा देर तक ध्यान स्थिर रखना कठिन होता है। अध्यापक को विशिष्ट बालकों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए उद्दीपन कौशल में पारंगत होना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, जब जो शिक्षक होगा सिर्फ एक ही उद्दीपन के द्वारा, एक ही कौशल से बालक को पढ़ाएगा तो बालक पढ़ते पढ़ते दोस्तों ऊब जाएंगे, उसमें निरसता का भावना आ जाएगी, वह नीरस स्वभाव से उसे पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों जो शिक्षक होगा, जो प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक होगा, जो अच्छा शिक्षक होगा, वह विभिन्न उद्दीपनों का प्रयोग अलग अलग समय पर अलग अलग कौशलों का प्रयोग करके बालक को पढ़ाएगा तो बालक को सीखने के प्रति उसकी रुचि बनी रहेगी, कक्षा में उसका मन लगा रहेगा। देखिए दोस्तों, आगे है, विद्यार्थियों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए अध्यापक के व्यवहार में परिवर्तन को उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल किसे कहते हैं? तो आप देखिए, विद्यार्थियों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए अध्यापक जो भी अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, जो भी कौशल को अपनाता है, इसी कौशल को, इसी व्यवहार परिवर्तन को उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है आपके सामने, स्नेही जोशी के अनुसार देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है, विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए अध्यापक को कब, क्या और कैसे परिवर्तन करना है, इसके लिए कौशल की आवश्यकता होती है। ऐसे कौशल को उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। देखिए दोस्तों, स्नेही जोशी महोदय कहते हैं कि जो शिक्षक होता है, जो अध्यापक होता है, विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय ज्ञान देने के लिए विभिन्न कौशलों का वह प्रयोग करते हैं ताकि बालक का अधिगम स्तर बना रहे, अधिगम स्तर वह तेज रहे, ताकि बालक कक्षा में मन उसका लगा रहे, वह तेज़ी से सीखे। तो इसके लिए जो शिक्षक होता है वह विभिन्न अलग अलग कौशलों का प्रयोग करता है, जिसे हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, पुनर्बलन कौशल क्या है? पुनर्बलन को दोस्तों रीइंफोर्समेंट कहते हैं इंग्लिश में। देखिए दोस्तों, उत्तर है, पुनर्बलन एक ऐसी तकनीकी है जो अधिगम एवं व्यवहार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। देखिए दोस्तों, पुनर्बलन हम किसे कहते हैं? जब दोस्तों बालक अच्छा कार्य करता है तो हम उसे शाबाशी देते हैं, इसी शाबाशी को दोस्तों हम पुनर्बलन कहते हैं ताकि बालक सीखने के प्रति और अधिक पुनर्बलित हो सके और अधिक वह प्रेरणा प्राप्त कर सके। देखिए दोस्तों, स्किनर के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन प्रदान किया जाए तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, जब बालक सीखता है, जब बालक कोई अनुक्रिया करता है, जब बालक कोई अच्छा कार्य करता है, प्रश्न का उत्तर सही बताता है, तो जो शिक्षक होता है उसे शाबाशी देता है, उसे अच्छा कहता है, हाँ आपने ठीक कहा, आपने अच्छा बताया, तो बालक अपने मन से दोस्तों प्रोत्साहित होता है, वह मोटिवेट होता है। तो दोस्तों इसे ही हम पुनर्बलन कहते हैं। देखिए दोस्तों, पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट है सकारात्मक पुनर्बलन। देखिए दोस्तों, यह पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार को सशक्त बनाकर कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता में वृद्धि करता है, जबकि दोस्तों जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है, यह पुनर्बलन विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार को निरुत्साहित कर उसमें अपेक्षित सुधार लाने में सहायता करता है। देखिए दोस्तों, जब शिक्षक बालकों को सकारात्मक पुनर्बलन देगा, उसे शाबाशी देगा, उसे अच्छा कहेगा, हाँ आपने ठीक कहा, अच्छा बताया, तो बालक सकारात्मक रूप से अंदर से अधिक प्रेरित होगा सीखने के लिए। जबकि दोस्तों नकारात्मक पुनर्बलन उसे कहते हैं जब शिक्षक वही विद्यार्थी को कहेगा, नहीं आपने बिल्कुल गलत कहा, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, आप बिल्कुल गलत बता रहे हैं, तो जो बालक प्रश्न का उत्तर सही से बता रहा होता है उसके मन में हीन भावना आ जाती है, वह सोचता है हम ऐसा कर ही नहीं सकते, सीख ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे पुनर्बलन को हम नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, रीइंफोर्समेंट स्किल, पुनर्बलन कौशल में वांछनीय व्यवहार। अब देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है वांछनीय व्यवहार।
वांछनीय व्यवहार में पहला है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। देखिए दोस्तों, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग शिक्षक कैसे करेगा। अध्यापक के वे शाब्दिक व्यवहार जिनके द्वारा एक विद्यार्थी को सही अनुक्रिया करने के लिए प्रोत्साहन मिले सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन कहलाते हैं। इसे देने के कई तरीके होते हैं। देखिए दोस्तों, जब विद्यार्थी अच्छा कार्य करता है तो जो शिक्षक होते हैं उसे अपने शब्दों के द्वारा उसे जो प्रोत्साहन देते हैं उसे हम सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। देखिए दोस्तों, सकारात्मक पुनर्बलन के 2 प्रकार हम आप लिखे हैं। पहला है प्रशंसात्मक शब्द, जैसे शाबाश, शाबाश बच्चा तुमने अच्छा बताया, उत्तम, अति उत्तम, आपका उत्तर ठीक था, बहुत अच्छा किया आपने, अच्छा प्रश्न था, अच्छा उत्तर था। ऐसा प्रशब्दों का प्रयोग जब शिक्षक करेंगे तो उसे हम सकारात्मक पुनर्बलन कहेंगे। बिल्कुल सही आदि का प्रयोग जो दोस्तों शिक्षक करते हैं इसे हम शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है विचारों को स्वीकार करने, जैसे आपने ठीक उत्तर दिया। जब कोई शिक्षक कहता है बच्चों को आपने ठीक उत्तर दिया तो हम बच्चे के जो वह प्रश्न का उत्तर बताया उसको शिक्षक स्वीकार कर लेता है। दोस्तों यह क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन है। अब इसके आगे की व्याख्या करें, फिर अंत में शिक्षक कहता है अच्छा हाँ आपने ठीक बताया, अब इसके आगे की व्याख्या करें आप। तो दोस्तों ऐसे जब आपने ठीक बताया इतना कहेंगे तो बच्चा अंदर से और प्रोत्साहित होगा, वह उस प्रश्न का उत्तर अपने तरीके से और अच्छा बताने का प्रयास करेगा। आदि का प्रयोग दोस्तों जो होता है वह शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन में होता है। देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट आपके सामने, विद्यार्थी के उत्तर को दूसरे शब्दों में सामने रखना, दोहराना, सारांश में प्रस्तुत करना। जब विद्यार्थी शिक्षक को अपना प्रश्न का उत्तर सही बता लेगा तो जो शिक्षक होगा वह विद्यार्थी के द्वारा बताए हुए उत्तरों को अपने शब्दों में, अपने सारांश में उसे प्रस्तुत करें ताकि जो कक्षा के सभी विद्यार्थी हो उस शब्दों को, उस वाक्यों को, उस समस्या को, उस परिभाषा को आसानी से समझ सकें। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, पुनर्बलन कौशल में अवांछित व्यवहार किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, अवांछित व्यवहार हम नकारात्मक पुनर्बलन को कहते हैं। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलकों का प्रयोग। देखिए दोस्तों, पुनर्बलन कौशल में जब शिक्षक नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलकों का प्रयोग करेगा, नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करेगा तो कक्षा में क्या घटनाएं घटेंगे। देखिए, इस घटक के अंतर्गत अध्यापक के वे शाब्दिक व्यवहार आते हैं जो विद्यार्थी को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करते हैं, अर्थात जो शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेने की संभावना को घटाते हैं। इसके देने के कई तरीके हैं। देखिए दोस्तों, जब शिक्षक नकारात्मक पुनर्बलन बच्चा को देगा तो जो बच्चा होगा वह शिक्षण प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, बल्कि कल से वह स्कूल ही जल्दी नहीं जाएगा या स्कूल ही आना छोड़ देगा, कहेगा हम तो ऐसा सीख ही नहीं पाएंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे, तो स्कूल जाने का क्या फ़ायदा। देखिए दोस्तों, नकारात्मक पुनर्बलन के देने के पहला पॉइंट है हतोत्साहित करने वाले शब्द। जब कोई बच्चा प्रश्न का उत्तर देता है तो यदि उसे शिक्षक डायरेक्ट बोल देता है गलत कहा आपने, नहीं, यह सही नहीं है, बहुत घटिया उत्तर आपने दिया, आदि का प्रयोग। निरुत्साहित करने वाले कथनों का प्रयोग, जैसा ऐसा मत करो, यह बिल्कुल गलत है। दोस्तों जो बच्चा होगा जब उसे आप उसके प्रश्न के उत्तर को सीधा सीधा गलत कह देंगे, एकदम घटिया प्रकार का आंसर बता देंगे, तो बच्चा जो है वह अंदर से नकारात्मकता से भर जाएगा। वह सोचेगा जो हमारा उत्तर बार बार गलत ही हो रहा है तो हमारे प्रश्न बताने के क्या फ़ायदा, वह अंदर से हतोत्साहित होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन शब्दों का प्रयोग कहते हैं। जैसे कि दोस्तों कोई बच्चा कुछ शरारत कर रहा है तो आप उसे कर रहे हैं ऐसा मत करो, डांट देते हैं खींच कर। कक्षा में आप उसे यदि शिक्षक डांट देता है किसी बच्चों को खींचकर तो बच्चों के मन में डर की भावना आ जाती है उस शिक्षक के प्रति, वह कभी उसके सामने कोई प्रश्न नहीं पूछता है। तो दोस्तों यह सभी नकारात्मक पुनर्बलन है। जबकि दोस्तों कक्षा में कोई बालक शरारत कर रहा है तो आप उसके सामने जाइए, पूछिए क्या बात है, क्यों, प्रेम से पूछिए, तो बच्चा शरारत भी करना बंद कर देगा और बल्कि आपके प्रति वह स्नेह भी रखेगा। अरे शिक्षक ऐसा कह रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल दोस्तों शिक्षक को ऐसा शब्द नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे हतोत्साहित होते हैं। अब देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट है आपके सामने, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। अध्यापक के वे अशाब्दिक व्यवहार जो विद्यार्थियों को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करते हैं, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलक कहते हैं। देखिए दोस्तों नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन किसे कहते हैं, जब शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा बताए हुए प्रश्नों को या विद्यार्थियों के क्रियाकलाप में कोई नकारात्मकता स्वरूप शब्द का प्रयोग करता है, उसे नकारात्मक या हतोत्साहित करने वाला शब्द का प्रयोग करता है, जिससे बच्चा के मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, तो उसे नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग कहते हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे हम क्या है, जैसे गुस्से की मुख्य मुद्रा बनाना,
नकारात्मक सिर हिलाना, नाराजगी से छात्रों की तरफ देखना। देखिए दोस्तों, जब कोई छात्र थोड़ा बहुत बदमाशी कर रहा होता है तो जो शिक्षक होता है यदि उसे गुस्से से आंख लाल लाल करके उसे देख देता है तो बच्चा सहम जाता है, बल्कि वह जो सीखने के लिए आया है तो उससे भी वह सीखना बंद कर देता है, वह डर जाता है। नकारात्मकता से के स्वरूप सिर हिलाना, यदि कोई बच्चा कोई प्रश्न का उत्तर दे दिया तो आप उसे मुँह सिर हिला दिए, नहीं यह गलत है। तो बच्चे भैया ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के बजाय यदि आप उसे प्रेम से समझाएं, नहीं आपने यहाँ पर इस पॉइंट पर थोड़ी सी गलती की है, यदि आप ऐसा करते तो अच्छा बता लेते। तो दोस्तों ऐसे क्या सकारात्मक शब्दों का थोड़ा सा प्रयोग कर देंगे तो बच्चा जो गलत उत्तर बता रहा है तो उसका सही उत्तर बताने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।